हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा लासा और मासा किस तरह से निकालेंगे और इससे संबंधित जो आपके बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न आएंगे उन्हें किस तरह से हल किया जाएगा उसके बारे में हम सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि लासा और मासा होता क्या है। तो पहले से लासा को हम बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य, मासा को बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। यहाँ पर एक शब्द आया है अपवर्त्य। अगर इसे हम अलग अलग करें तो इसे लिख सकते हैं लघुत्तम सम अपवर्त्य, और इसे अलग अलग करें तो महत्तम सम अपवर्तक। देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है अपवर्त्य और ये है अपवर्तक। अपवर्त्य और अपवर्तक क्या होते हैं उन्हें समझते हैं। तो अपवर्त को हम मल्टीपल बोलते हैं, मल्टीपल, और अपवर्तक को हम फैक्टर बोलते हैं, फैक्टर। जैसे यदि 12 के मल्टीपल 12 के अपवर्त की बात करें, अपवर्त यानी कि इसके मल्टीपल चाहिए हमें, तो पहला मल्टीपल हो जाएगा 12, दूसरा 24, फिर 36, फिर 48, यानी कि 12 का जो टेबल होगा, टेबल हमेशा मल्टीपल में ही होता है। तो 12 के अपवर्तों की बात करेंगे तो 12 के मल्टीपल कितने प्राप्त हो सकते हैं? ये अनंत तक प्राप्त हो सकते हैं, इनकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, तो ये 12 के अपवर्त हो जाएंगे। लेकिन यदि यहीं पर हम 12 के अपवर्तक की बात करेंगे तो अपवर्तकों में वे सभी संख्याएं आएंगी जिससे यह 12 पूरी तरह से विभाजित हो जाए, यानी कि 12 के जो अपवर्तक होंगे वे 12 के गुणनखंड होंगे, यानी वे सभी संख्याएं होंगी जिससे 12 विभाजित होगा। जैसे 1 से 12 विभाजित होगा, 2 से 12 विभाजित होगा, 3 से 12 विभाजित होगा, 4 से 12 विभाजित होगा, 4 के बाद 6 से 12 विभाजित होगा, और इसके बाद 12। यह 6 संख्याएं हैं जिससे 12 विभाजित होगा, यानी कि ये 6 संख्याएं 12 के अपवर्तक होंगे। ठीक है, तो 12 के गुणनखंड या 12 के अपवर्तक कौन से हो जाएंगे? 1 2 3 4 6 12, और 12 के अपवर्तक कौन से हो जाएंगे? 12 24 36 48, और ये अनंत तक चलते रहेंगे। किसी भी संख्या के अपवर्त वे संख्याएं होती हैं जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं। जैसे देखिए ये सभी संख्याएं 12 से विभाजित हो जाएंगी, तो ये सभी इस 12 के अपवर्त हो गए। लेकिन अपवर्तकों की बात करेंगे तो अपवर्तक वे संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं से वह संख्या विभाजित हो जाती है जिसके यह स्वयं अपवर्तक होते हैं। यहाँ पर दोनों में अंतर है, यहाँ पर इस संख्या से अपवर्त विभाजित हो जाते हैं और यहाँ पर इन अपवर्तकों से ये संख्या विभाजित हो जाती है। यही लासा और मासा में बहुत बड़ा अंतर है। जैसे लघुत्तम समापवर्त की बात आती है तो लघुत्तम का मतलब होता है छोटे से छोटा, समान अपवर्त, छोटे से छोटा समान अपवर्त। किन संख्याओं का? जिन संख्याओं का हम लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे। एक उदाहरण लेते हैं, उदाहरण से अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि हमें 12 और 18, जैसे कि हमें 12 और 18 के लघुत्तम समापवर्त निकालना है। 12 और 18 का लघुत्तम समापवर्त निकालना है, तो 12 18 का लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे तो हम 12 के अपवर्त लिखेंगे, फिर 18 के अपवर्त लिखेंगे, और दोनों के अपवर्तों में से सबसे छोटा अपवर्त जो होगा वही इन दोनों का लघुत्तम समापवर्त कहलाएगा। जैसे 12 है, ये 12 के अपवर्त 12 24 36 48, 18 के अपवर्त 18 36 54, और ये आगे बढ़ते रहेंगे इसी तरह से। तो दोनों का लघुत्तम समापवर्त कौन सा होगा? जैसा कि नाम में लिखा है लघुत्तम। इन अपवर्तों में से सबसे छोटा से छोटा समान, दोनों में जो समान हो, दोनों में क्या समान है? 36। ठीक है, अपवर्त जो अपवर्त दोनों में समान हो। आगे हो सकता है ये इस तरह से और संख्याएं समान हो, लेकिन सबसे छोटी जो संख्या समान है
वह 36 ही है। इसका मतलब इन दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त कितना हो गया? 36 हो गया। ये भी एक तरीका है लघुत्तम समापवर्त निकालने का। इसे हम बोलते हैं एलसीएम निकालने की समापवर्त विधि। क्योंकि यहाँ पर हम अभाज्य गुणनखंड विधि पढ़ेंगे तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि की ही बारे में बात करेंगे। ये हमने इसलिए बता दिया क्योंकि आपको अंतर फर्क पता होना चाहिए कि लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक क्यों बोला गया है। अब ये बात समझ में आ गई होगी कि लघुत्तम समापवर्त क्यों बोला गया। अब हम सीख लेते हैं कि महत्तम समापवर्तक क्यों बोला गया है। तो 12 और 18 का एक बार हम HCF पे निकाल लेते हैं। HCF मतलब मासा। जब मासा निकालेंगे तो देखिए 12 के अपवर्तक लिखेंगे। तो 12 के अपवर्तक यानी कि इसके फैक्टर, तो ये 1 से विभाजित हो जाएगा, 12 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा और ये 12 से विभाजित हो जाएगा। यही 6 अपवर्तक हैं जो 12 को विभाजित करेंगे। अब 18 के अपवर्तक लिखते हैं तो 1 से विभाजित होगा, 2 से होगा, 3 से विभाजित हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, 9 से हो जाएगा, 9 के बाद ये 18 से विभाजित होगा। ये सभी अपवर्तक हो गए। ये 12 के अपवर्तक हैं और ये 18 के अपवर्तक हैं। अब इन दोनों में अपवर्तकों में से कौन सा अपवर्तक लें जो इन दोनों का मासा होगा। यहाँ पर स्पष्ट बोला गया है महत्तम अपवर्तक लेना है। कौन सा लेना है? महत्तम। महत्तम का मतलब होता है इन दोनों के अपवर्तकों में से सबसे बड़ा अपवर्तक लेना है। वह अपवर्तक लेना है जो अपवर्तक समान हो। तो इन दोनों संख्याओं के अपवर्तकों में सबसे बड़ा अपवर्तक वह बताइए जो समान हो। तो यहाँ पर हमें 6 दिख रहा है, ये समान है सबसे बड़ा। इससे पहले 3 भी है लेकिन ये सबसे बड़ा नहीं है, इससे बड़ा भी 6 है। तो यहाँ पर जो 6 है ये इन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक हो जाए। अब हम अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा और मासा किस तरह से निकाला जाता है ये सीखेंगे। एक उदाहरण ले लेते हैं कि 6 और दो संख्या ले लेते हैं, 6 और 20 का लासा और मासा निकालना है। तो इसके लासा और मासा निकालने के लिए सबसे पहले हमें इन दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड इसके करेंगे तो 6 कर लेते हैं, 6 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 3। ये अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 3। 20 के करेंगे तो 20 के अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 से पहले बात करेंगे, उसके बाद 2 से विभाजित होगा तो 5 से विभाजित हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए अगर किस संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने होती है तो संख्या को सबसे पहले 2 से विभाजित करते हैं। यदि 2 से विभाजित नहीं होती है संख्या तो 3 से करते हैं, 3 से नहीं होती 4 से। इसी तरह से एक एक संख्या को बढ़ाकर विभाजित करते जाते हैं और तब तक करते हैं जब तक ये विभाजित ना हो जाए, और तब तक विभाजित करते रहते हैं जब तक ये नीचे भाग में एक रास्ता हो जाए। तो 20 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 5। इन अभाज्य गुणनखंडों को हम 2 तरह से लिख सकते हैं। एक तो तरीका ये है, इस तरह से लिखिए। दूसरा, इन अभाज्य गुणनखंडों को हम लिख सकते हैं घात के रूप में। तो घात के रूप में लिखेंगे 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 1। यहाँ पर 2 की घात 2 गुणा 5 की घात